गुड मॉर्निंग बच्चों। जय हिंद साथियों। नवांकुर विद्यापीठ की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक बार कक्षा 12 बाड़े संकाय के अंतर्गत हमारा जो विषय है वही खाता एवं लेखाकरण के अंतर्गत, जैसे कि आपको मालूम है कि हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण पढ़ रहे हैं। वित्तीय विवरणों में दिए हुए आंकड़ों को हम किस तरह से इसी वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक रीति से, वैज्ञानिक ढंग से उनको विन्यासित करते हैं, अर्थात आंकड़ों को, जटिल आंकड़ों को किस तरह से सरल भाषा में हम व्यक्त कर सकते हैं ताकि वो एक आम से आम व्यक्ति को समझने योग्य हो जाए। आप जैसे कि जानते हैं कि वित्तीय विवरणों में दिए हुए आंकड़े जो होते हैं वो आपके जटिल आंकड़े होते हैं और एक साधारण व्यक्ति उनको सिर्फ पढ़ सकता है लेकिन उनका अर्थ ग्रहण नहीं कर सकता है कि वो वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। तो आंकड़ों को से कुछ कहलवाना, उनका अर्थपूर्ण बनाना, ये काम करना वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहलाता है। इसके अंतर्गत हम लेखांकन में दिए हुए आंकड़ों का अनुपात विश्लेषण पढ़ रहे हैं। अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत एक हम तरलता अनुपात का अध्ययन कर चुके हैं। तरलता अनुपात के अंतर्गत हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि चालू दायित्वों के देय होने पर चालू दायित्वों का भुगतान करने के लिए कोई संस्था पर्याप्त है या नहीं। इसके अंतर्गत मैंने आपको चालू अनुपात और तरल अनुपात से संबंधित व्यवहारिक प्रश्नों के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अनुपात बच्चों 4 तरह से निकाले जाते हैं सामान्यतः। तो पहला जो अनुपात आपका हो गया तरलता अनुपात हो गया, उसके विषय में हमने चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। वीडियो डली हुई है, आप समय समय पर उन वीडियो को अवलोकन करके भी देख सकते हैं। फिर दूसरा अनुपात जो होता है ऋण शोधन क्षमता अनुपात होता है। तो जैसे मैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय की इकाई में 2 तरह के दायित्व होते हैं, एक अल्पकालिक दायित्व होते हैं और एक दीर्घकालिक दायित्व। सामान्यतः अल्पकालिक दायित्वों का भुगतान करने के लिए चालू संपत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर हम विस्तार से पीछे चर्चा करेंगे। अब दूसरे जो दायित्व आए आपके ऋण शोधन क्षमता अनुपात के माध्यम से हम पता करते हैं कि दीर्घकालिक दायित्व जो होते हैं, जैसे बैंक ऋण, डिवेंचर या इनको कहें ऋण पत्र, बंधक ऋण, आम जनता से हमने जो दीर्घकालिक निक्षेप स्वीकार कर रखा है वो दीर्घकालिक प्रावधान आदि ऐसे दीर्घकालिक ऋण होते हैं जिनको भुगतान करने के लिए सामान्यतः जो कंपनियां होती हैं वो दीर्घकालिक कोषों का इस्तेमाल करती हैं। तो साधारण सी बात ये हो गई कि दीर्घकालिक दायित्वों की भुगतान क्षमता को मापने के लिए जो अनुपात निकाला जाता है वो ऋण शोधन क्षमता अनुपात के नाम से जाना जाता है। ऋण शोधन क्षमता अनुपात से क्या तात्पर्य? ऋण शोधन क्षमता अनुपात से तात्पर्य दीर्घकालिक दायित्वों को की भुगतान करने की क्षमता को मापने के लिए जो अनुपात निकाला जाता है वो दीर्घकालिक ऋण शोधन क्षमता अनुपात कहलाता है। ये भी बच्चों 3 तरह का हो गया है आपको। एक पहला ऋण क्षमता अनुपात, ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से उसको दोहरा देते हैं। ऋण समता 2 शब्द हैं, एक ऋण और एक समता। ऋण से मतलब यहाँ दीर्घकालिक ऋणों से है और समता से मतलब अंशधारियों के कोष से, अर्थात अंशपूंजी और संचय व अधिक, ये 2 मदों के जोड़ से होता है इसमें। और दीर्घकालिक ऋणों का मैंने अभी उल्लेख किया, जो जिनकी अवधि 1 वर्ष या उससे 1 वर्ष के बाद जिनका हमें भुगतान करना होता है वो सारे के सारे ऋण दीर्घ अवधि के ऋण कहलाते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स के नाम से उनको जानते हैं। तो इस अनुपात के माध्यम से हम ये देखते हैं कि दीर्घकालिक ऋणों का भुगतान करने के लिए अंशधारियों का कोष पर्याप्त है कि नहीं, इस अनुपात से। इसका स्टैंडर्ड माप 2:1 है, अर्थात अंशधारियों का कोष दीर्घकालिक ऋणों से हमेशा दोगुना होता है। दूसरा इसका ये महत्व होता है, इसको महत्व के नाम से भी बच्चों हम जानते हैं कि ये देखते हैं कि हमारी व्यवसायिक इकाई दीर्घकालिक ऋण और अंशधारियों के कोष में से किस पर ज्यादा आश्रित है, किसका योगदान हमारे व्यवसाय में
ज्यादा है। यदि अंशधारियों का कोष दीर्घकालिक ऋणों से जस्ट डबल है, इसका मतलब है कि हम अपनी स्वयं की पूंजी से अपना व्यवसाय कर रहे हैं, और जितनी हमारी स्वयं की पूंजी ज्यादा होगी उतना व्यवसाय हमारा सुरक्षित माना। और जो विनियोक्ता है, दीर्घकालिक ऋण देने वाले लोग हैं, वो इस अनुपात के माध्यम से पता कर देते हैं कि उनका ऋण कितना सुरक्षित है, उनको बराबर ब्याज मिलता रहेगा, इसलिए ये अनुपात निकाला जाता है। ये चर्चा हम पीछे भी कर चुके हैं एक बार फिर। इसी श्रृंखला में एक दूसरा अनुपात आता है। दूसरे अनुपात को हम बच्चों कुल संपत्ति ऋण अनुपात के नाम से जानते हैं। कुल संपत्ति ऋण अनुपात के नाम से जानते हैं। कुल संपत्ति ऋण अनुपात के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसकी अब क्या परिभाषा है, इससे संबंधित आज मैं प्रश्न दे रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 13 है, इसकी परिभाषा भी होगी। छोटे छोटे से प्रश्न है बच्चों अनुपात से संबंधित, और थ्योरी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं, वस्तुनिष्ठ की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं, व्यवहारिक प्रश्नों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से सुने तो आपको अवश्य आता है। यहाँ देखो, कुल संपत्ति ऋण अनुपात बराबर जो होता है बच्चों, कुल संपत्ति हो गई आपकी, इसका जो फार्मूला बनता है, कुल संपत्ति और बटे दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, इन बीच में कुल संपत्ति अनुपात बराबर आपका जो है, ये फार्मूला इसका होता है, कुल संपत्ति ऋण अनुपात बराबर दीर्घ कुल संपत्तियां बटे दीर्घकालीन ऋण, ये इसका सूत्र होता है। अब इसकी परिभाषा क्या हो गई, जो अनुपात कुल संपत्ति और दीर्घकालिक ऋण के बीच में संबंध बताए, उस अनुपात को हम कुल संपत्ति ऋण अनुपात के नाम से जानते हैं। आपको सूत्र याद रखना है, आशय याद रख लो तो सूत्र बन जाता है, सूत्र याद रख लो तो उसका आशय बन जाता है। इसका महत्व बच्चों ये है, ये देखते हैं कि हम कुल संपत्तियों को खरीदने में दीर्घकालिक ऋण का हमने कितना इस्तेमाल किया है, एक इसका ही मात्रा है। अर्थात हमारे पास जितनी कुल संपत्तियों से तात्पर्य है बच्चों आपकी चालू संपत्तियां और स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति को जिनको हम गैर चालू संपत्ति के नाम से जानते हैं, उन संपत्तियों से। तो हमारे पास जितनी भी संपत्तियां हैं, यहाँ कुल संपत्ति है, ध्यान रखना। चालू संपत्तियों का इस्तेमाल हमने तरल अनुपात निकालने में, तरलता अनुपात निकालने में और आपका चालू अनुपात निकालने में किया। तो यहाँ जो मीनिंग है कुल संपत्ति से मतलब, कुल संपत्तियों का तात्पर्य हो गया आपको चालू संपत्ति और गैर चालू संपत्ति दोनों से मतलब, अर्थात चिट्ठे के संपत्ति पक्ष के जोड़ में से कृत्रिम संपत्तियों को घटा दे तो भी कुल संपत्ति। और दीर्घकालिक ऋण का मीनिंग वही है जो अभी हमने ऋण समता अनुपात, वे ऋण जिनका भुगतान हमें 1 वर्ष के बाद करना होता है, वो सारे के सारे ऋण दीर्घकालिक ऋण। तो इस अनुपात का यह महत्व है कि इन कुल संपत्तियों में इनका कितना योगदान है, इनको खरीदने में हमने दीर्घकालिक ऋण का कितना इस्तेमाल किया। दूसरा इसका महत्व है कि दीर्घकालिक ऋण हमारे कुल संपत्तियों से कितने सुरक्षित हैं, कितने कवर्ड हैं। यदि हमें दीर्घकालिक ऋणों का भुगतान कुल संपत्तियों को बेच के करना पड़े तो हम आसानी से कर पाएंगे कि नहीं, ये अनुपात इस उद्देश्य को लेकर के निकाला जाए। तो इसका ये अर्थ हो गया, इसका महत्व हो गया, दो महत्व की बात होगी। इसको आप परिभाषित कर दें। अब सवाल क्रमांक 13 पेज नंबर 660, सवाल क्रमांक 13 पेज नंबर 660 पे आप निकाल लीजिए। छोटा सा सवाल है, अच्छा सवाल है, इस सवाल को मैं हल करके बताऊंगा और इससे आपको समझ में जाएगा। तो यहाँ कुल संपत्ति ऋण अनुपात आपसे पूछा गया है, तो बच्चों प्रश्न के हिसाब से हमें कुल संपत्तियां चाहिए और दीर्घकालिक ऋण। अब इस प्रश्न में देखो क्या क्या दिया है, मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, फिर उसको बड़ा मजेदार सवाल है, छोटा सा सवाल है, थोड़ा स्तर का सवाल है। तो यहाँ बच्चों आपकी समता अंश पूंजी दी है, समता अंश पूंजी जो है 6 लाख रुपए, और सामान्य संचय जो है हमारा है बच्चों, वो दिया है आपका कितना, 2 लाख रुपए दिया है प्रश्न के हिसाब से। कुल ऋण, अब यहां थोड़ा इसको समझेंगे हम, कुल ऋण जो हमारे दी है 8 लाख के हैं,
यहाँ कुल ऋण से मतलब बच्चों हमारा होता है, कुल ऋण की जो परिभाषा होती है इसमें चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व दोनों को मिला दें तो वो कुल ऋण कहलाता है। अर्थात कुल ऋण में हमारे चालू दायित्व भी शामिल है और नीचे जो दिया है हमारा चालू दायित्व दिया है। चालू दायित्व हमारा दिया 3 लाख। अब इस प्रश्न के हिसाब से हमें अनुपात जो मैंने निकालना है, कुल संपत्ति ऋण अनुपात निकालना है, कुल संपत्ति ऋण अनुपात निकालना है। तो हमें कुल संपत्तियां चाहिए और दीर्घकालिक ऋण, ये दोनों ही राशियां इस प्रश्न में नहीं। तो इस अनुपात को निकालने से पहले हमें कुल संपत्तियों को ज्ञात करना होगा और कुल दीर्घकालिक ऋणों को ज्ञात करना पड़ेगा। इस प्रश्न में दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दोनों चीजें मौजूद है। तो कैसे याद करें? तो सब जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। एक पक्ष को हम समता व दायित्व पक्ष के नाम से जानते हैं, कंपनियों में चिट्ठे के दायित्व पक्ष को बच्चों समता व दायित्व पक्ष के नाम से जानते हैं, और एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार में दायित्व के नाम से जानते हैं। चिट्ठे के दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो यहाँ आपको देखो, कुल संपत्तियां मतलब संपत्ति पक्ष का योग से मतलब। तो यहाँ हमें ये दिखाई दे रहा है कि चिट्ठे के समता व दायित्व पक्ष की मदद स्पष्ट दिखाई दे रही है। समता अंश पूंजी जो होती है समता व दायित्व पक्ष में लिखते हैं, सामान्य संचय की राशि भी हम समता व दायित्व पक्ष में लिखते हैं, और कुल ऋण को भी लिखते हैं। कुल ऋण से मतलब यहाँ हो गया आपके गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व। यहाँ ये बात आपको ध्यान रखना है, यह कुल ऋण है। कुल ऋण का तात्पर्य दीर्घकालिक ऋण और अल्पकालिक ऋण, अर्थात ये राशि ऑलरेडी इसमें शामिल है। तो अर्थात चिट्ठे के दायित्व पक्ष के जोड़ लगाते समय हम 1, 2, 3 मदों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये राशि ऑलरेडी इसमें शामिल है। ये थोड़ी सी हमें सावधान है। तो जैसे कि हम जानते हैं समता व दायित्व बराबर बच्चों आपका कुल संपत्तियां होती हैं। तो कुल संपत्ति देखिए हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से कुल संपत्ति। वही यहाँ समता और दायित्व पक्ष की ये तीनों मदद दी, इन तीनों मदों को मैं लिख दूंगा। तीनों मदद कौन कौन सी हैं? समता अंश पूंजी प्लस सामान्य संचय प्लस कुल ऋण। कुल ऋण को चाहो तो आप 2 वर्ड में करके लिख सकते हैं, कुल ऋण बराबर कुल संपत्तियां। समतांश पूंजी आपकी 6 लाख रुपए दी है, सामान्य संचय अंश पूंजी का ही भाग होता है, जिसको हम ऋण समतानुपात निकालते समय देखते हैं कि इस ऋण समतानुपात के अंतर्गत हमें दीर्घकालिक ऋण और अंशधारियों के कोष को इसी का भाग होता है कुल ऋण 8 लाख। यहाँ ये सावधानी आपको रखना है कि जो चालू दायित्व को इसको नहीं लिखना, कुल ऋण में ऑलरेडी ये शामिल। यदि यहाँ दीर्घकालिक ऋण लिखा होता तो फिर इसको बराबर एक्स मान लेते हैं। तो कुल संपत्तियां एक्स होगी, तो 6 और 2 8 और 8 16, मतलब 16 एक्स बराबर जो हमारा वैल्यू आ गई वो एक्स की वैल्यू मतलब कुल संपत्तियां हमारी 16 लाख। देखिए सवाल हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से, सवाल छोटा सा है लेकिन उसके अंदर बहुत जानदार चीजों को उन्होंने डाल रखा है। ये काम वही व्यक्ति कर सकता है, वही विद्यार्थी कर सकता है जिसको ये मालूम है कि चिट्ठी के दोनों पक्ष बराबर हो। तो दोनों पक्ष बराबर होते तो यदि एक पक्ष की राशियां दी तो दूसरे पक्ष को ज्ञात कर सकते, तो सीधी कुल संपत्तियां नहीं दी। अब यहाँ दीर्घकालिक ऋण, दीर्घकालिक ऋण को एक इंडिविजुअल नाम से कॉल करते हैं, जैसे बंधक ऋण है, बैंक ऋण है, आईडीबीआई का ऋण है, दीर्घकालिक आपके प्रावधान है, या ये कहें कि आपने स्थायी जमा स्वीकार करता है जनता से, जन निक्षेप स्वीकार के वो दुनिया है। तो ये तो व्यक्तिगत नाम से उनको हम कॉल करते हैं। दूसरा दीर्घकालिक ऋण निकालने का एक सूत्र होता है, दीर्घकालिक ऋण कैसे निकालते हैं? यदि हम समता व दायित्व पक्ष में से अंशधारियों का कोष और चालू दायित्व को हम घटा दें तो हमारे दीर्घकालिक ऋण आ जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
एक तरीका तो ये हो गया दीर्घकालिक ऋण निकालने का। दूसरा है कि कुल ऋण में से चालू दायित्वों को आप हटा दीजिए। यहाँ कुल ऋण 8 लाख है, चालू दायित्व। कुल ऋण का तात्पर्य बच्चों आपको दीर्घकालिक ऋण और चालू दायित्व से होता है, ये कुल ऋण की परिभाषा होती है, ध्यान रखें। यहाँ हमें दीर्घकालिक ऋणों की आवश्यकता है, तो दीर्घकालिक ऋण बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र लगा देते हैं। दीर्घकालीन ऋण बराबर कुल ऋण माइनस चालू दायित्व। ये सूत्र लग गया आपका, मौखिक भी कर सकते हैं। यहाँ कुल ऋण बच्चों आपके 8 लाख दिए हैं और इसमें से हम चालू दायित्व जो हमारे 3 लाख दिए हैं, तो बचे हमारे कितने, 5 लाख रुपए के दीर्घकालिक। अब आपके सूत्र के हिसाब से दोनों राशियां हमारी ज्ञात है, इनको हम सूत्र में रख देंगे। सूत्र में रखेंगे तो क्या हल आएगा, देखिए हल करके दिखा देते हैं, आसानी से हो जाएगा। 16 लाख बटे 5 लाख, लगभग 3 गुना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 दिया 15, एक बचेगा और 5 दूनी 10। तो ये बच्चों 3.2:1, ये इसका आंसर है। 3.2:1 है। तो ये जितना ऊंचा होगा बच्चों उतना अच्छा माना जाता है। हमारी कुल संपत्तियां जो है दीर्घकालिक ऋण से 3 गुने से भी अधिक, अर्थात यदि हमें दीर्घकालिक ऋणों का भुगतान अचानक करना पड़ा तो हम अपनी कुल संपत्तियों को बेच करके आसानी से इनका भुगतान कर सकते हैं। और ऋणदाता ये देखेंगे, दीर्घकालिक ऋणदाता ये देखने में सक्षम होंगे कि उनका जो उन्होंने जो ऋण दिया है, कंपनी को, संस्था को ऋण दे रखा है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उनको ऋण के भुगतान प्राप्त करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था बच्चों आपको कुल संपत्ति ऋण अनुपात। तो आपको इसमें इसकी परिभाषा याद रखना है। परिभाषा याद करने के लिए आप सूत्र याद कर लीजिए और सूत्र याद करने के लिए परिभाषा याद कर लीजिए। वह ऋण अनुपात जो कुल संपत्ति और दीर्घकालिक ऋणों के बीच में व्यक्त किया जाता है। कुल संपत्ति और दीर्घकालिक ऋण के बीच में क्या संबंध है, ये जानने के लिए जो अनुपात निकाला जाता है वो कुल संपत्ति ऋण अनुपात के नाम से जाता है। कुल संपत्तियों से मतलब आपकी चालू संपत्तियां और गैर चालू संपत्ति, गैर चालू संपत्तियों को विस्थायी संपत्ति के नाम से भी कॉल करते हैं। दीर्घकालिक ऋण वे ऋण होते हैं जिनकी भुगतान अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है, वो दीर्घकालिक ऋण कहलाते हैं। ये अनुपात निकालने के जो अनुपात निकाला जाता है, ये अनुपात निकालने का महत्व ये है कि कुल संपत्तियों को परचेज करने में दीर्घकालिक ऋणों का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है, कितना हिस्से से हमने दीर्घकालिक संपत्ति। दूसरा महत्व इसका यह है कि यदि हमें दीर्घकालिक ऋणों का भुगतान करना पड़े तो कुल संपत्तियां पर्याप्त है या नहीं, ये इससे संबंधित सारी बात हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपकी किताब में दिए हैं, तो आप अभ्यास बतौर बहुत सारे प्रश्नों को हल करें। अब चलिए अगला जो है ऋण शोधन क्षमता अनुपात का एक अगला एक अनुपात और होता है, उसको लेकर के मैं बात करता हूँ। तो 2 अनुपात हो गए ऋण शोधन क्षमता अनुपात। ऋण शोधन क्षमता अनुपात का सीधा सीधा संबंध दीर्घकालिक ऋणों की भुगतान करने की क्षमता को मापने से है। दीर्घकालिक ऋणों का भुगतान करने के लिए हम सक्षम हैं या नहीं, ये जानने के लिए निकाला जाता है। तो अगला जो सवाल क्रमांक जो आपका 15 है, 15 में देखिए वहां ऋण स्वामित्व अनुपात के नाम से निकाला। स्वामित्व अनुपात का मतलब क्या होता है, हम बच्चों पढ़ रहे हैं ऋण शोधन क्षमता अनुपात। छोटे छोटे प्रश्न भी पूछ लेते हैं, ऋण शोधन क्षमता अनुपात किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का। तो आप इसकी परिभाषा भी आसानी से लिख सकते हैं कि ये क्या होता है। अब हम निकाल रहे हैं कौन सा अनुपात, जो सवाल क्रमांक 15 है और पेज नंबर 661 15 का देखेंगे। यह है स्वामित्व अनुपात। स्वामित्व अनुपात बराबर क्या होता है, स्वामित्व अनुपात बराबर स्वामित्व अनुपात बराबर
स्वामित्व कोष बटे दीर्घकालीन दीर्घकालीन कुल संपत्ति। टोटल कुल संपत्ति। इसको बच्चों प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। किसी भी अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 का गुणा कर देते हैं, ये प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ये इसका सूत्र होता है। स्वामित्व अनुपात बराबर, स्वामित्व कोष से मतलब अंशधारियों के कोष से, जो ऋण क्षमता अनुपात के अंतर्गत आता है। अंशधारियों का कोष, अंशधारियों का कोष मतलब अंश पूंजी और संचय व आदि से, सिंपल सी परिभाषा है। और कुल संपत्ति से मतलब अभी इसके पहले जस्ट पहले मैंने आपको बताया था, कुल संपत्तियों का तात्पर्य आपकी गैर चालू संपत्तियों चालू संपत्तियों से होता है। तो यहाँ ये देखा जाता है इस अनुपात के माध्यम से कि कुल संपत्तियों को खरीदने में हमारे निजी को अंशधारियों के कोष का कितना भाग है, कितना योगदान इनको खरीदने में है, ये जानने के लिए जो अनुपात निकाला जाता है वो स्वामित्व कोष अनुपात या स्वामियों का कोष या अंशधारियों का कोष भी इसको बोल देते हैं। तो अंशधारियों का कोष और कुल संपत्तियों के बीच में आपस में क्या संबंध है, ये जानने के लिए जो अनुपात निकाला जाता है स्वामित्व अनुपात के नाम से निकाला जाता है। अब प्रश्न के हिसाब से देखिए क्या क्या दिया है आपको। हमें अंशधारियों का कोष निकालना है, पहले स्वामित्व कोष बराबर या अंशधारियों का कोष भी इसको बच्चों बोलते हैं। तो स्वामित्व कोष की परिभाषा क्या है बताएं। स्वामित्व कोष बराबर प्रश्न के हिसाब से आपकी समतांश पूंजी है, समतांश पूंजी की जो राशि दी है बच्चों वो 3 लाख है इस प्रश्न के हिसाब से। और दूसरी जो है पूर्वाधिकार अंश पूंजी है। अंश पूंजी से मतलब दोनों तरह की पूंजी, समतांश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी दोनों को लेंगे। यदि केवल एक शब्द दिया है तो एक से भी काम चल जाएगा। संचय व अधिक की मद भी बच्चों इसी के अंतर आएगी। संचय व अधिक, संचय व अधिक आपका दिया है 75,000 है। ये स्वामियों का कोष निकल आया, आपका स्वामित्व कोष निकल आया, स्वामित्व कोष आ गया है। इन 3 जोड़े, इसमें से बच्चों ध्यान रखना है कि कृत्रिम संपत्तियां होती हैं, जैसे प्रारंभिक व्यय, ऋण और अंशपत्रों के निर्गमन पर व्यय, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती और अभिगोपान कमीशन, इस तरह की जो कृत्रिम संपत्तियों की श्रेणी में आती हैं उनको यदि प्रश्न में दिए हैं तो वो घटा देते हैं इसमें से। सामान्यतः इसको 2 वर्ड में ही हम इस्तेमाल करते हैं। अंश पूंजी सामान्य जो परिभाषा है स्वामित्व कोष की या अंशधारियों के कोष की सामान्य परिभाषा को अंश पूंजी और संचय व अधिक से होता है। ऑलरेडी संचय व अधिक में से कृत्रिम संपत्तियां वैसे बच्चों घटी हुई होती है, यदि नहीं घटी है प्रश्न में अलग से दिए तो आपको घटा देना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो स्वामित्व कोष मतलब अंशधारियों का ही कोष होता है, 2 चीजें शामिल होती हैं। यहाँ चूंकि दोनों के नाम अलग अलग दिए हैं, कई बार प्रश्न इकट्ठा दिया होता है, इकट्ठा करके जोड़ देते हैं। तो ये जोड़िए कितना आ गया आपका 5, 7, 5, 12, 4 और 1 5, 5,25,000 रुपये, ये वाली राशि आपकी आ गई है। अब हमें कुल संपत्ति निकालना है। तो यहाँ देखो कुल संपत्तियों में कैसे दिया है। ऋण पत्र जो दिए हैं बच्चों, ऋण पत्र असंबद्ध मद है, ऋण पत्र का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करेंगे। ऋण पत्र दीर्घकालिक समय, इस प्रश्न के हिसाब से हमें ऋण पत्रों की कहीं आवश्यकता है नहीं। स्थायी संपत्तियां जो 3,75,000 की हैं। विनियोग जो है, यदि विनियोग शब्द दिया है तो बच्चों इनको हम संपत्ति की श्रेणी में मानते हैं। अल्पकालीन विनियोग जो है तो वो हमारे है चालू संपत्ति की श्रेणी में मानते हैं। और चालू संपत्तियां दी हैं आपकी 1,50,000। तो इनको देखते हैं हम, देखा जाए इनका कितना योग हो गया। तो कुल संपत्ति बराबर क्या क्या हो गया हमारा, कुल संपत्तियां, एक कुल संपत्ति निकालने के ऐसा भी आप कर सकते हैं, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था, इसके दोनों पक्षों को आप जोड़ लें, दोनों पक्षों का जोड़ लगाएं, समता पक्ष का जो जोड़ होगा वो संपत्ति पक्ष। बस सीधे भी यहाँ दी है स्थायी संपत्तियां कौन कौन सी हैं, तो सीधे भी निकाला जा सकता है। स्थायी संपत्ति हमारी 3,75,000 दी है। और विनियोग
ये ध्यान रखना है, विनियोग की संपत्ति होता है चालू संपत्तियां कितने की हैं आपकी, 1,50,000 की। एक तो ये तरीका है, इंडिविजुअल नाम दिए हैं जैसे निकाल लीजिए। दूसरा तरीका कुल संपत्ति निकालने का मैंने अभी बताया था कि समता व दायित्व पक्ष की यदि मदद दी है तो उनको जोड़ लीजिए। तो यहाँ समता व दायित्व पक्ष की मदद भी दी है, अंश पूंजी दी है, संचय अधिक दिया है, ऋण पत्र दिया है और लेनदार दिए। यदि आप इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ भी हमारी कुल संपत्तियों के जोड़ के बराबर आएगा। तो जोड़ लेते हैं इनको, कितना हो गया आपका, देखिए 5 5 10, 0 10, 5 15, 4 5 6 7, 7,50,000। ऐसे जोड़ के देखते हैं, देखो अलग से जोड़ के देखते हैं। सामयिक पक्ष में हमारे 5,25,000 तो ये है, और ऋण पत्र हमारे 1,80,000 के हैं, और लेनदार 45,000 के हैं। इसका जोड़ लगाकर भी देखते हैं, 5 5 10, 11 4 15 की 5, देखिए दोनों बराबर। ये मैंने राशि, ये वाली राशि दे दी, और जो 1,00,000 है दीर्घकालिक ऋण है, ऋण पत्र के नाम से, और ये चालू दायित्व। तो ये समता व दायित्व पक्ष की राशि है। समता व दायित्व पक्ष की राशियों का जोड़ कुल संपत्तियों के है। अलग अलग भी निकाल सकते हैं आप, दोनों तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको निकालने में सुविधाजनक लगे, जैसा आपको समझ में आए। कि हम जानते हैं कि चिट्ठी के दोनों पक्ष बराबर है, अर्थात कुल संपत्तियां हमारी 7,50,000 है। मैंने इसकी पुष्टि कर दी आपको बताने के लिए। कई बार प्रश्न में ऐसा हो सकता है ये ना दी हो, ये यदि नहीं दी है तो फिर आप इनका सहारा लेकर के निकाल सकते हैं। और फॉर्मूले में रख दीजिए आपका जो है फार्मूला देख रहे हैं हम कितना है, 5,25,000 बटे 7,50,000 गुणे 100। बच्चों जो है ये प्रतिशत के रूप में होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसको हल करेंगे तो बच्चों ये 70% आएगा। 70% आ रहा है इसका आंसर। तो इस तरह से बच्चों ये जो अनुपात आ गया आपका, इसको बोलते हैं स्वामित्व अनुपात के नाम से, इसको हम जानते हैं स्वामित्व अनुपात इसको कहा जाता है। स्वामित्व अनुपात को अंशधारियों का कोष से भी मतलब होता है। तो जो स्वामियों का कोष मतलब ये वाली राशि से, इसको सिंपल रूप में इसमें परिभाषित करते हैं, अंश पूंजी और संचयवाद। और कुल संपत्तियों के बीच में क्या संबंध है, कुल संपत्ति स्वामित्व कोष संपत्तियों का कितना प्रतिशत है, ये जानने के लिए जो अनुपात निकाला जाता है इसको प्रतिशत में। अनुपात निकालने के एक साधारण अनुपात के रूप में हम अनुपात को व्यक्त कर देते हैं बच्चों। एक अनुपात निकालने के 4 तरीके हो सकते हैं। साधारण अनुपात के रूप में करते हैं, जैसे मैं कहूं कि 70% का मतलब बच्चों ये होता है कि 70:30 हो गया। टोटल चीज कोई 100 होती है तो 7:3 कहलाएगा। ये साधारण अनुपात के रूप में इसको मैं कहूंगा तो 7:3 कहलाएगा इसके लिए। दूसरी भाषा में इसको भिन्न के रूप में कहूं तो मैं आपको 7/3 भिन्न के रूप में भी व्यक्त कर देते हैं। जैसे कोई चीज हम 2:1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2/1। प्रतिशत के रूप में लिखूं तो 50% के रूप में, गुने के रूप में लिखूं तो दुगुना है। ये 4 तरीके होते हैं अनुपात के। एक साधारण प्रतिशत में व्यक्त किए जाते हैं। कुछ अनुपात जो होते हैं वो साधारण अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं, कुछ अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी व्यक्त करते हैं, और कुछ अनुपात हमें दुगुना तिगुना गुने के रूप में या टाइम के रूप में उसको आवर्त के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आगे इसको चर्चा करेंगे। तो यहाँ ये जो अनुपात है ऋण शोधन क्षमता अनुपात के अंतर्गत, इस अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, तो वो पहले से तय है कि कौन सा अनुपात कौन से उसमें। चलिए अब अगले अनुपात के विषय में बात करते हैं। तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपकी किताब में दिए हैं, तो आप इस तरह के समस्या लेकर के उनका अभ्यास करें। ये ऋण शोधन क्षमता अनुपात आपका यहाँ खत्म हो जाता है। अगला अनुपात कौन सा आता है इस पर चर्चा करते हैं। अगले अनुपात से तात्पर्य आपका बच्चों आ रहा है
प्रश्न के हिसाब से हम चलते हैं, किताब के हिसाब से चल रहे हैं। अनुपात 4 प्रकार के हो गए आपके। पहला अनुपात तरलता अनुपात, जो चालू दायित्वों के देय होने की क्षमता को मापने के लिए निकाला जाता है। ये सामान्यतः 2 तरह का होता है, 2 प्रकार का होता है। तरलता अनुपात 2 तरह का होता है आपका, एक चालू अनुपात और दूसरा तरल अनुपात। ऋण क्षमता अनुपात 3 तरह का हो गया। कौन कौन सा? ऋण क्षमता अनुपात, कुल संपत्ति ऋण अनुपात और स्वामित्व अनुपात। अब तीसरा अनुपात है जो क्रियाशीलता अनुपात है। तीसरे अनुपात को हम क्रियाशीलता अनुपात के नाम से जानते हैं। व्यक्त किया जाता है। अब क्रियाशीलता अनुपात की क्या परिभाषा है कि किसी भी व्यावसायिक इकाई में या किसी भी कंपनी में उपलब्ध संसाधन, या संसाधन का मतलब क्या होता है समझ, संसाधन के अंतर्गत आपके, जैसे आपके पास बेचने के लिए माल होता है अर्थात इसको स्टॉक बोले, आपको वसूली करने के लिए देनदार होते हैं, भुगतान करने के लिए लेनदार होते हैं, व्यवसाय को संचालित करने के लिए आपके पास स्थायी संपत्ति है और चालू संपत्ति होती है। इन सबको बच्चों संसाधन के नाम से जाना जाता है, संसाधन कहा जाता है। तो किसी भी व्यवसाय की इकाई में उपलब्ध संसाधन अर्थात देनदार, लेनदार, स्टॉक, स्थायी संपत्ति, चालू संपत्तियों का आप कितनी सक्रियता के साथ, कितनी तीव्र गति के साथ उनका उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं। एक तरह से ये मैनेजमेंट की सक्रियता को मापने का बहुत बढ़िया मापदंड होता है कि आपका प्रबंधन उपलब्ध आपके पास जो संसाधन है, उन संसाधनों का वो कितनी सक्रियता के साथ, कितनी गतिशीलता के साथ उनका उपयोग कर पा रहे हैं, ये जानने के लिए अनुपात जो निकाला जाता है वो क्रियाशीलता अनुपात के नाम से जाना जाता है। उपलब्ध संसाधन से मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अभी मैं आपको इसको बताता हूं कि ये जो अनुपात है बच्चों टाइम में मापा जाता है कि स्टॉक हमारा सेल में कितने टाइम बदल रहा है। ऐसा तो नहीं हमारा स्टॉक जाम हो रहा है, स्टॉक रुक रहा हो। तो ये अनुपात आवर्त अनुपात के नाम से भी जाना जाता है, विक्रय अनुपात के नाम से भी जाना जाता है इसको, और निष्पादन अनुपात के नाम से भी इसको हम जानते हैं, क्रियाशीलता अनुपात को। तो पहला हो गया स्टॉक से संबंधित हो गया कि स्टॉक हमारा कितने टाइम, कितने बार बोलेंगे, टाइम बोलेंगे, इंग्लिश में बोलना तो टाइम के नाम से, कितनी बार विक्रय में परिवर्तित हो रहा है। जितनी बार हम माल को बेचेंगे उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, उतने हम ज्यादा सक्रिय कहलाएंगे। वो स्टॉक आवर्त अनुपात के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जिन लोगों को हम उधार माल बेचते हैं वो देनदार होते हैं। तो देनदारों से हम साल में कितनी बार वसूली कर पा रहे हैं, इसके लिए हम देनदार आवर्त अनुपात निकालना होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम उधार माल बेचते चले जा रहे हैं, उधार माल हमारा बिकता चला जा रहा है और देनदारों से नियमित रूप से वसूली नहीं हो पा रही है। देनदार हमारे कहीं तो रुक तो नहीं रहे, क्योंकि ज्यादा देर तक देनदार रुकने का मतलब डूबत ऋण का खतरा हमारे ऊपर मंडराने लगता है। तो ये अनुपात ये पता करते हैं इस अनुपात के माध्यम से कि देनदारों से नियमित रूप से कलेक्शन होगा, कितनी बार कलेक्शन होगा। अभी मैंने बताया कि ये सारे अनुपात आपको टाइम या वार या आवर्त के रूप में हम देखेंगे। ठीक इसी तरह से बच्चों हम उधार माल खरीदते हैं, उधार माल जिनसे हम खरीदते हैं वो लेनदार होते हैं। तो लेनदारों को हम नियमित रूप से कितनी बार पैसा लौटा पा रहे हैं,
ऐसा तो नहीं है कि हम उधार तो लेते चले जा रहे हैं, बट लेनदारों को हम समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। ये जानने के लिए लेनदार और आवर्त अनुपात निकाला जाता है। इसके सारे व्यवहारिक प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। फिर एक अनुपात होता है आपको कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। कार्यशील पूंजी वह होती है जो नियमित रूप से, दैनिक रूप से किसी व्यवसाय के उपयोग में काम में आती है, उसको कार्यशील पूंजी कहलाते हैं। कार्यशील पूंजी की परिभाषा जो होती है, WC वर्किंग कैपिटल बराबर करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज होती है। चालू दायित्वों पर चालू संपत्तियों के आधिक को हम कार्यशील पूंजी के नाम से जानते हैं। साधारण भाषा में इसको ऐसे कह सकते हैं, व्यवसाय में जो कुछ भी पैसा लगा है, वो जो जिस पैसे का उपयोग हम दैनिक रूप में जा रहे हैं, नियमित रूप से है, माल को खरीदने बेचने व्ययों का भुगतान करने के लिए में जो पैसा हम उपयोग करते हैं, वो कार्यशील पूंजी का भाग होता है। इसको कार्यशील पूंजी फॉर्मूले के लिए इसको कार्यशील पूंजी इस तरह से बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल बराबर आपका जो है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। कार्यशील पूंजी चालू संपत्ति माइनस, तो कार्यशील पूंजी का हम कितनी सक्रियता के साथ उपयोग कर पा रहे हैं, ये जानने के लिए छह तरह। तो आपको इसके अंतर्गत छह पड़े। इसमें मजेदार चीज है कि इन सारे अनुपातों को निकालने के लिए दो को छोड़ दें हम तो बेचे गए माल की लागत का इस्तेमाल किया जाता है। बेचे गए माल की लागत से इसको निकाल दो। यदि बेचे गए माल की लागत निकाल पाना संभव नहीं है तो फिर विक्रय से इसको मापते हैं। सिर्फ देनदार आवर्त अनुपात को हम उधार बेचे गए देनदार आवर्त अनुपात को हम उधार बेचे गए माल से तौलते हैं, और लेनदार आवर्त अनुपात को हम उधार खरीदे गए माल से तौलते हैं। बाकी जो चार अनुपात जो मैंने आपको बताया, स्टॉक आवर्त अनुपात और कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, मैं आपको एक इससे संबंधित आपको शायद समझ में ये बात आ गई होगी, क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता का मतलब किसी भी व्यवसायिक इकाई, किसी भी कंपनी में उपलब्ध संसाधन अब आपको समझ में आ गए। उस उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हो गए? स्टॉक, देनदार, लेनदार, कार्यशील पूंजी, शुद्ध स्थायी संपत्तियां, शुद्ध चालू संपत्ति। इन संसाधनों का कोई व्यवसाय के उपयोग कितनी सक्रियता के साथ कर पा रही है, ये जानने के लिए जो अनुपात निकाला जाता है वो क्रियाशीलता अनुपात के नाम से या आवर्त अनुपात के नाम से या निष्पादन अनुपात के नाम से इसको जाना जाता है। और ये सामान्यतः बच्चों इसको हम विक्रय या बेचे गए माल की लागत से मापते हैं। सामान्यतः इसमें ये देखा जाता है। यदि प्रश्न में आपका विक्रय नहीं दिया है तो बेचे गए माल की लागत, और बेचे गए माल की लागत निकाल पाना संभव नहीं है तो विक्रय से भी इसको, विक्रय से मतलब शुद्ध विक्रय से होता है, ये निकाला जाता है। ये कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हम व्यवहारिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। व्यवहारिक प्रश्नों के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे ये अनुपात निकाला जाता है। तो चलिए अब आज हम एक सवाल ले लेते हैं, सवाल के माध्यम से इसको बात करते हैं। क्रियाशीलता स्टॉक आवर्त अनुपात का एक सवाल कौन सा है, आप अपनी किताब का देख लीजिए। जहां पर बाकी अनुपातों के लिए मैंने संक्षिप्त में आपको बात कर दी है, तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ दिए हैं आपके। स्टॉक आवर्त अनुपात के लिए सवाल क्रमांक 16, सवाल क्रमांक 16 कैसे हल होता है। हम पढ़ रहे हैं क्रियाशीलता अनुपात। दो अनुपात हम अध्ययन कर चुके हैं। तरल अनुपात विश्लेषण चार प्रकार का है बच्चों, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा है। अनुपात से यहाँ तात्पर्य लेखांकन अनुपात से या अनुपात विश्लेषण से तात्पर्य होता है, माध्यम होता है कि कोई जटिल आंकड़े को हम कैसे सरल रूप में कहा जाए। तो ये आपका हमेशा
है बेचे गए माल की स्कंदिया स्टॉक। ये कितनी बार हम माल को बेच रहे हैं ये जानने के लिए अनुपात निकाला जाता है। से आपको समझ आप घटा दो। आपसे मतलब यह है कि प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक को जोड़ो और दो का भाग दो, वो औसत स्टॉक कहलाता है। जहां प्रश्न में औसत स्टॉक निकालना संभव नहीं है वहां अंतिम स्टॉक या प्रारंभिक स्टॉक से ही हम औसत मान लेते हैं इसके लिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यवसाय पहली बार आरंभ होता है तो वहां प्रारंभिक स्टॉक होने का प्रश्न है। आवट अनुपात के नाम से जानते हैं, ये इसकी परिभाषा होती है। बेचे गए माल की लागत से मतलब शुद्ध विक्रय में से सकल लाभ को घटा दिया, वो बेचे गए माल की लागत। यहां पर क्या दिया है, दोनों सूत्र में बोर्ड पर लिख रहा हूं। बेचे गए माल की लागत, इस प्रश्न के हिसाब से हम बेचे गए माल की लागत निकालें। पहला सूत्र होता है शुद्ध विक्रय। शुद्ध विक्रय से मतलब बच्चों विक्रय में से विक्रय वापसी घटा दीजिए। शुद्ध विक्रय माइनस सकल लाभ। एक तरीका यह है, यदि प्रश्न में ये दो राशियां दी है तो हम इससे निकाल दें। दूसरा फॉर्मूला जो होता है बच्चों बेचे गए माल की लागत निकालने के लिए, दोनों हमें पता होने चाहिए। अर्थात हम सकल लाभ व्यापार खाता बना करके पता कर सकते हैं, शुद्ध विक्रय भी व्यापार खाता बनाकर पता कर सकते हैं यदि राशि दी है तो। प्लस शुद्ध क्रय, शुद्ध क्रय का तात्पर्य क्रय में से क्रय वापसी घट जाएगी, प्लस ये तरीका होता है। अब प्रश्न के हिसाब से हमें चलना होगा। प्रश्न में हमारे पास कौन कौन दो तरीके हैं बेचे गए, ये प्रश्न पूछा जाता है बेचे गए माल की लागत, ऐसा प्रश्न पूछा गया। बेचे गए माल की लागत से मतलब क्या है, बेचे गए माल की लागत से मतलब शुद्ध विक्रय में से सकल लागत। हमारे पास प्रारंभिक स्टॉक बच्चों दिया है 5 लाख रुपए। एक तरीका आप व्यापार खाता बना करके सकल लाभ निकाल लें तो भी आप हल कर सकते हैं इसलिए। और अंतिम स्टॉक को माइनस करना है। क्रय बच्चों हमारा मजदूरी उत्पादन व्यय आदि, और अंतिम रहती है हमारा 2,80,000। तो यहाँ बच्चों हम बेचे गए माल की लागत निकाल सकते हैं, इसलिए बेचे गए माल की लागत का इस्तेमाल करेंगे। बट किसी प्रश्न में बेचे गए माल की लागत नहीं निकाल सकते, अर्थात ये चीजें नहीं दी है तो फिर बेचे गए माल की लागत निकाल पाना संभव नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर शुद्ध ये बच्चों आपका आएगा 5 और 6 11, 11,80,000 में से हम 2,80,000 घटा देंगे तो यहाँ आपका 9 लाख बेचे गए माल की लागत। एक तरीका दूसरा होता था कि सकल लाभ निकालना। सकल लाभ निकालने के लिए इन सारी मदों से आप आसानी से व्यापार खाता बना करके सकल लाभ निकाल लेंगे और शुद्ध विक्रय में सकल लाभ घटा देंगे तो भी आ जाएगा।
आता बना बराबर क्या होता है सुनिए, औसत स्टॉक बराबर कैसे निकालेंगे, औसत स्टॉक बराबर प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक, दोनों ही दी 2,80,000 ये भी थी, बटे 2 होता है, यह बटे 2 करना है, 2,80,000 बटे ₹10,000 आएगा औसत स्टॉक। तो औसत स्टॉक से मतलब बच्चों आपका है प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक के औसत से होता है। तो अभी ये राशि हम रख देंगे सब, तो 9 लाख यहाँ हल कर लेता हूं मैं, 9 लाख बटे 3 लाख आएगा। तो इसको हम 2.3 टाइम 3 टाइम में लिखिए, टाइम या बार हिंदी में लिखना है तो बार, अर्थात हमारा स्टॉक 2.3 बार बेचे गए माल में परिवर्तित हो रहा है। ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। तो ये कहलाता है आपका स्टॉक आवर्त अनुपात के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के आपके स्टॉक आवर्त से संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को आप हल करें। आज हमने 3 अनुपात की बात कर रही है, इसमें छोटे छोटे प्रश्नों को भी आपको याद रखना है, ये फार्मूला भी याद रखना है। ये प्रश्न पूछा गया, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बेचे गए माल की लागत से क्या तात्पर्य होता है। फार्मूला भी पूछ लेते हैं 1 वर्ड में, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लेते हैं, और थ्योरी के रूप में भी पूछ लेते हैं। तो दोनों बातें आपको याद रखना है, हमेशा ये काम में आएंगी। औसत स्टॉक से मतलब प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक के औसत से होता है। तो औसत निकालने के लिए 2 स्टॉक है तो 2 से डिवाइडेड कर दें। जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में फिर अंतिम स्टॉक को ही औसत स्टॉक मान लेते हैं। ऐसे ही बच्चों बेचे गए माल की लागत निकाल पाना संभव नहीं है, तो शुद्ध विक्रय को ही बेचे गए माल की लागत मान करके हम सवाल हल कर लेते हैं। ये आवर्त अनुपात कहलाता है, क्रियाशीलता